मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो है अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज में गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है हमारा रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है। तो रिंग फेंस की नीति, जिसे हम घेरे की नीति के नाम से जानते हैं, इस नीति का जो संबंध है वो किस गवर्नर जनरल से है, जिसमें आपका हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है। तो रिंग फेंस की नीति क्या है? तो रिंग फेंस की नीति जो है, जिसे हम घेरे की नीति के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपने चारों तरफ जो है बफर स्टेट्स का निर्माण कर रखा था, ताकि जब भी कभी युद्ध हो तो युद्ध जो है ना तो उनकी भूमि पर लड़ा जाए और ना ही उन्हें किसी आर्थिक क्षति को उठाना पड़े। तो उन्होंने जो है अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जो है इस प्रकार की एक नीति का निर्माण किया था, यानी कि उनका जो राज्य होगा यहाँ पर, और उन्होंने अपने आसपास के राज्यों से जो है एक तरह से समझौता कर लिया। और इसे जब भी किसी भी राज्य से युद्ध होगा, तो मान लीजिए यहाँ होगा, तो इसकी क्या है कि इनकी जो मुख्य भूमि है, जिसपे इनका कंट्रोल है, वह भूमि हमेशा सेफ रहेगी। तो इन्होंने अपने चारों तरफ जो है बफर स्टेट्स का निर्माण कर लिया था। तो इसी नीति को जो है रिंग फेंस की नीति के नाम से जाना जाता है। और इसका जो संबंध है वह आपका वारेन हेस्टिंग्स से है। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है, तो उसकी जो नीति है उसे हम रिंग फेंस की नीति के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैत शासन, जिसे हम डायरकी सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसे हम डायरकी सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम के जो जनक हैं वो लियोनिस या लियोनस कार्टियस को माना जाता है। तो जो डायरकी सिस्टम है उसका जनक आपका लियोनस कार्टियस को माना जाता है। इस सिस्टम में होता क्या है कि इस सिस्टम में जो है जो अधिकार होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो बंगाल में द्वैत शासन का मतलब है कि बंगाल में क्या किया गया था कि अधिकारों को दो भागों में डिवाइड किया गया। जैसे दो प्रकार के अधिकार थे, एक आपका दीवानी का अधिकार था, जिसमें लगान टैक्स वसूलने का अधिकार था, और दूसरा निजामत का अधिकार था, जिसमें उसके प्रशासन को चलाने का अधिकार था। तो जब बंगाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तो उन्होंने जो दीवानी के अधिकार थे वो अपने पास रख लिए, लेकिन जो प्रशासन करने का जो अधिकार था वह आपका दे दिया किसे? बंगाल के नवाबों को। तो इसे द्वैत शासन कहा गया। इसे लूट का काल माना जाता है। जो द्वैत शासन का जो काल है, इसे बंगाल के लूट का काल माना जाता है, क्योंकि रेवेन्यू सारा अंग्रेजों के पास जा रहा है, लेकिन उनके पास किसी प्रकार का दायित्व नहीं था, और जिसके पास दायित्व था उसके पास जो है संसाधन नहीं थे। तो इसलिए इसको लूट का काल माना जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, तो द्वैत शासन प्रणाली को जो समाप्त किया था वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। तो आपका जो आंसर है इसमें सेकंड का, वह है आपका वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वैत शासन का जनक किसे कहा? तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो द्वैत शासन का जो जनक है वो लियोनस कार्टियस को माना जाता है। वहीं लॉर्ड क्लाइव जो है, जिन्हें भारत में ब्रिटिश शासन का जनक माना जाता है, इसे अंग्रेजों के चालाक लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। यही वो व्यक्ति था जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने जो है प्लासी के प्रथम युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और अगर रॉबर्ट क्लाइव के महत्व को आप जानेंगे, तो अगर इस योग्यता को देखा जाए तो एज ए क्लर्क यह ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुआ और फिर आगे चल के बंगाल का गवर्नर बना। और इसकी महत्ता को अगर देखें तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसकी, और जब उसमें नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम पराजित हो गए, तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है लंदन से भारत भेजा गया था समझौता स्पेशली कराने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा इसमें जो हेक्टर मुनरो है, ये जो व्यक्ति हैं बक्सर के युद्ध के जो सेनापति थे वो आपका हेक्टर मुनरो ही थे। लॉर्ड मैकाले, इनका भी महत्व है। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है उसके जो जनक है वो लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है। यह जो पहला विधि आयोग बनाया गया था 1834 में, उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके लॉर्ड मैकाले ही थे। साथ में जो आईपीसी आप जानते हैं, इंडियन पिनल कोड, वह जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही बनाया गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जिसमें द्वैत शासन के बारे में पूछा गया, उसका जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि लियोनस कार्टियस। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो भारत में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए। मैक्सिमम जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने भ्रष्टाचार तो खूब किया, लेकिन इन सभी गवर्नर जनरल में जो है वो आपका एक था आपका वारेन हेस्टिंग, जिस पर जो है बर्क में महाभियोग भी चलाया गया, यानी कि लंदन में जो है उसके ऊपर महाभियोग भी चलाया गया। हालांकि साबित तो नहीं हो सका, लेकिन फिर भी जो है उस पर महाभियोग चलाया गया। जिसमें से एक रीजन ये भी था कि अंग्रेजों ने जो है अवध जो बेगमें थी अवध की, उनके साथ एक समझौता किया था कि उनकी संपत्ति की सुरक्षा दी थी। लेकिन जो वारेन हेस्टिंग्स ने है, इसने जबरदस्ती जो है अवध की जो
कि उनका संपत्ति को लूट लिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण जो इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसमें 4 नाम दिए गए हैं। पहला आपका लॉर्ड मेयर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली और लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन का नाम आप जानते हैं, इनका जो मेन जो है ये इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने बंगाल का विभाजन इनके समय में हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी इन्हीं के समय में, जो है पुलिस आयोग वगैरह का गठन हुआ था। तो ये सारे काम जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुए थे। विश्वविद्यालय आयोग जो है इन्हीं के समय गठित हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ये नहीं है। लॉर्ड एटली जो है वो ब्रिटिश पीएम रहे हैं, तो इनका भी नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये इन्हें जो है भारत में आप कह सकते हैं कि न्यायिक जो संगठन है दीवानी फौजदारी, इसके लिए जो गठन किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो भारत में सिविल सेवा के जनक भी माने जाते हैं। तो भारत में सिविल सेवा लाने का श्रेय जो है वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि सिविल सेवा का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो आंसर होगा वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो अगर आप लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र देखेंगे तो इनकी जो कब्र है वो आपका स्थित है गाजीपुर में, ठीक है, जो कि आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। गंगा और गोमती के संगम पे है आपका गाजीपुर बसा हुआ है। तो वहीं पे जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है। आप देखेंगे तो यूपी की एकमात्र जो अफीम फैक्ट्री है वो भी आपका गाजीपुर में। अगला है 1802 की जो बसीन की संधि है उस पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो जो बसीन की संधि है उस पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड के मध्य हुआ था, ठीक है। जैसे हुआ क्या था कि जो बाजीराव सेकेंड थे इन्होंने क्या किया कि अपने ही एक सरदार जो होलकर थे उनके भाई की हत्या कर दी, जिसके कारण जो उन्होंने इनको हमला कर दिया और इससे भयभीत होकर जो है इन्होंने जाके अंग्रेजों के साथ जो है बसीन की संधि कर ली। तो इस तरह से यानी कि सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। तो अंग्रेजों के साथ जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो कोई व्यक्ति थे तो वो आपके थे बाजीराव द्वितीय। अगला है लॉर्ड वेलेजी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं होता है? हमें यह बताना है कि सहायक संधि में कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं था। सहायक संधि जो थी एक प्रकार, हालांकि जो भारत में जो सहायक संधि है इसकी स्टार्टिंग जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, लेकिन अगर इसको हम देखें तो इसको सबसे अच्छे तरीके से जो इम्प्लीमेंट किया था वो लॉर्ड वेलेजी ने किया था। अपने वेलेजी ने अपने शासनकाल में 1798 से लेकर 1805 में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। और सहायक संधि जो स्वीकार जो भी राज्य करते थे तो उनके कुछ अधिकारों को छीन लिया जाता था और उन्हें जो है सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। तो जैसे इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो यह आपका सहायक संधि का एक जो है क्लॉज था। जब भी कोई राजा जब सहायक संधि को स्वीकार करता था तो उसे एक जो है बड़ी सेना रखनी होती थी और उसका खर्चा जो है जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य होता था उसे उठाना पड़ता था और उस सेना की देखरेख करने के लिए एक ब्रिटिश रेजिडेंट उनके दरबार में रहा करता था। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। दूसरा, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही है क्योंकि लॉर्ड वेलेजली जिस समय भारत के गवर्नर जनरल थे उसमें उसी समय जो है फ्रांस में आपकी क्रांति होती है और फ्रांस की क्रांति के बाद जो है नेपोलियन का उदय होता है और नेपोलियन ने बहुत ही शक्तिशाली थल सेना बना रखी थी। हालांकि जो नेपोलियन है उसकी जल सेना बहुत ही कमजोर थी, लेकिन जो उसकी थल सेना थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी और उसने लगभग पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। फिर माना यह जाने लगा कि हो सकता है कि जो नेपोलियन है वो भारत की तरफ आ जाए और मध्य एशिया तक आया भी और वहां से जो नेपोलियन है वो रूस की तरफ मुड़ गया, जो कि उसके लिए आत्मघाती साबित हुआ। लेकिन ये तो किसी को नहीं पता था कि वो रूस की तरफ जा सकता है। तो ये हमेशा भय बना रहता था कि नेपोलियन कहीं भारत पे हमला कर दे, और अगर नेपोलियन भारत पे हमला कर देता तो पूरी संभावना थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत की सुरक्षा नहीं कर सकती थी। तो लॉर्ड वेलेजली ने जो है अपनी भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो है ब्रिटेन को लेटर लिखा कि वो उन्हें संसाधन दे। तो वहां से जवाब आया कि आप जो है संसाधन की आवश्यकता हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो महाद्वीपीय व्यवस्था कर रखी है नेपोलियन ने उससे ऑलरेडी हम परेशान हैं और हमारे पास और संसाधन नहीं है, आप अपने संसाधनों पे ही अपने साम्राज्य की सुरक्षा करें। तो इसीलिए जो है इन्होंने अपने आसपास के राज्यों के साथ जो है सहायक संधि को स्वीकार मतलब सहायक संधि की। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है सहायक संधि के तहत जो है अन्य राज्यों को अपने दायरे में लाना। तीसरा है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ठीक है। और चौथा है कि भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो चौथा आप देख लेंगे कि ब्रिटिश सर्वोच्चता तो अपने आप स्थापित हो ही गई, ठीक है, क्योंकि इसको स्वीकार करने के बाद जो है
कोई भी राज्य किसी अन्य विदेशी राज्यों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता था। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि इससे जो है कंपनी के लिए कोई आय नहीं बन रहा था। इससे क्या है कि एक तरह की सेना उनके पास एकत्रित हो रही थी और उस सेना के बल पे जो है वो अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते थे, अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर सकते थे, ब्रिटेन की सर्वोच्चता सुप्रीमेसी को जो है स्टैब्लिश कर सकते थे। तो जो 9th जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसमें आपका जो पहला जो नाम था वो आपका भी हबीब खुद ने बताया है कि सबसे पहले जो है बसीन की संधि के तहत जो है सबसे पहले जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है आपका सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि सबसे पहले जो है किसने स्वीकार किया था सहायक संधि, तो ऐसा कोई क्वेश्चन होता तो हैदराबाद का जो निजाम था उसने जो है सबसे पहले आपका सहायक संधि को स्वीकार किया, उसके बाद आपका मैसूर ने स्वीकार किया। तो जो अगर क्वेश्चन कभी भी ऐसा आता है कि सहायक संधि स्वीकार किस मराठा सरदार ने पहले किया तो पेशवा बाजीराव, लेकिन यदि आता कि सबसे पहले किस राज्य ने, भारतीय राज्य ने स्वीकार किया, तो वो होता आपका हैदराबाद। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो पहला आप जानते हैं कि जो हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने सबसे पहले स्वीकार किया था, ठीक है। फिर आपका मैसूर के शासक ने भी स्वीकार किया था, जोधपुर के जो राजपूत राज्य थे इन्होंने भी स्वीकार किया था, लेकिन जो इंदौर का जो होलकर राज्य था इन्होंने जो है आपका सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो आपका सही नहीं है। तो पहला है बक्सर का युद्ध। जैसा कि आप जानते हैं बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764 में ही हुआ है। सहायक संधि अभी आपको बताया कि सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेजली ने अपने स्टार्ट किया था 1798 से लेकर 1805 के बीच में। तो यह जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सहायक संधि का जो ड्यूरेशन होगा वो इसके बीच में होगा। जबकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार जो आप देखते हैं कि 1833 के अधिनियम के तहत जो है जब 1833 का चार्टर एक्ट आएगा तो उसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि कंपनी की एक पॉलिसी थी जो 1600 में जब राजलेख जारी हुआ था तो उसमें यह प्रोविजन किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका व्यापारिक एकाधिकार होगा, यानी कि भारत के साथ जो भी या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो भी व्यापार होगा ब्रिटेन का वह केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से होगा। तो उसके बाद चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण होता है और औद्योगिकरण के बाद बिजनेसमैन वगैरह का दबाव पड़ने लगता है, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत जो है व्यापारिक एकाधिकार में आंशिक कटौती की गई, और यह कटौती की गई कि चाय और चायपत्ती का जो व्यापार, चाय और चीनी का जो व्यापार है, सॉरी चीनी मतलब चीन के साथ जो व्यापार है वो, और चायपत्ती का जो व्यापार है इसको छोड़कर बाकी सभी व्यापार ब्रिटेन का कोई भी नागरिक कर सकता है। ये 1813 में था, लेकिन 1833 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें जो है व्यापारिक एकाधिकार जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, यह काम आपका 1813 के चार्टर एक्ट से किया गया। यहाँ पे केवल क्या बचा के रखा गया था, तो एक था चीन का व्यापार और एक चायपत्ती का व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गए गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखी? तो अभी थोड़ी पहले भी हमने देखा था। तो जैसा कि आप जानते हैं जब नेपोलियन का समय था उस समय भारत में यह जो श्रेय जाता है वो आपका लॉर्ड वेलेजली का जाता है, और वेलेजली ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सहायक संधि का सहारा लिया था, ठीक है। और आपको एक चीज और जानना होगा कि जो आपके नेपोलियन है, नेपोलियन को जो पराजित किया था वाटरलू के युद्ध में वो लॉर्ड वेलेजली के ही छोटे भाई थे आर्थर वेलेजली, उन्होंने ही जो है वाटरलू के युद्ध में जो है आपका नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित भी किया था। अगला है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हैं जो आंग्ल नेपाल हुआ था वो युद्ध हुआ था वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, और इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो है 1815 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि हुई थी जिसे हम सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं, और यह संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा नेपाल के जो समय के शासक थे अमर सिंह थापा उनके मध्य हुई थी। और इस संधि के तहत जो है सिक्किम से जो है नेपाल ने अपना अधिकार छोड़ दिया, तराई का बेल्ट पूरा छोड़ दिया था। आपने अभी हाल ही में सुना होगा जो काला पानी और लिपुलेख का जो विवाद था भारत और नेपाल में, उसमें अगर गहराई में जाएंगे तो उसमें फिर सुगौली की संधि की भी चर्चा हो रही है। तो आपको जो है जो वर्तमान में जो काला पानी और लिपुलेख का जो विवाद है उसको देखना चाहिए। जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपका सुगौली की संधि का भी उल्लेख किया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कॉर्नवालिस को देखें तो आपको इनके बारे में बताया ही गया था कि सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के जनक हैं, और लॉर्ड रिपन के बारे में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत आने वाले सभी वायसरायों में सबसे उदार माने जाते हैं, और भारत में स्थानीय जो स्वशासन है उसका जनक जो है आपका लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है।
इसीलिए कुछ लोग जो है इनको भारत का मुक्तिदाता भी कह देते हैं। ठीक है, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है आपका वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया। फिर इन्हीं के समय में एक इल्बर्ट बिल विवाद आया था, जिसमें जो है इन्होंने एक नियम बनाया था जिसमें ये कहा था कि जो भारतीय जज होंगे वो ब्रिटिश के मामले भी देख सकता है। इस बात को लेकर ब्रिटेन के लोगों ने काफ़ी, ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने काफ़ी आपत्ति की थी और बाद में जो है इनको वापस भेज दिया गया। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि वायसराय और गवर्नर जनरल थे। ये एक टॉपिक, बड़ा भी टॉपिक है, आगे हम और भी क्वेश्चन जो है इस सीरीज में लेके आएंगे। थैंक यू।